नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई कैसे है? हमारे हाथ में जो फोन है, जो कपड़े हमने पहने हैं, ये सब चीजें एक अदृश्य धागे से बंधी हैं जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इस जुड़ाव की कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक पल के लिए अपनी टी शर्ट को देखिए। क्या कभी सोचा है कि ये असल में बनी कहाँ है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी आज की पूरी कहानी का सार उसी में छुपा है। असल में इसका जवाब कोई एक शहर या एक देश नहीं है। जवाब थोड़ा पेचीदा है। हो सकता है आपकी टी शर्ट में लगी कॉटन किसी और देश में उगी हो, धागा कहीं और बना हो, सिलाई कहीं और हुई हो और फिर बिकने के लिए वो आपके देश आई हो। तो ये एक पूरी ग्लोबल यात्रा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इन सबके पीछे है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये वैश्वीकरण, ये ग्लोबलाइजेशन है क्या भला? देखिए, सीधी साधी भाषा में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों का बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ते जाना। मतलब पूरी दुनिया एक बड़े से गांव या एक ग्लोबल मार्केट की तरह बन रही है जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस जुड़ाव में होता क्या है? एक देश से दूसरे देश क्या क्या आता जाता है? देखिए, सामान आता जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, पैसा यानी इन्वेस्टमेंट आता जाता है और टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। हाँ, एक चीज़ है जिस पर अभी भी काफ़ी पाबंदियां हैं और वो है हम लोगों की आवाजाही। अब ये समझने के लिए कि आज की दुनिया कितनी अलग है, चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि कुछ दशक पहले तक दुनिया कैसी थी। अगर हम 20वीं सदी के बीच की बात करें तो ज्यादातर चीजें एक ही देश की सरहदों के अंदर बनती थीं। देशों के बीच रिश्ता सिर्फ कच्चे माल और तैयार माल के व्यापार तक ही सीमित था। लेकिन आज तो प्रोडक्शन खुद ही पूरी दुनिया में बटा हुआ है। इसे अपने देश के उदाहरण से ही समझ लेते हैं। जब हम गुलाम थे तब भारत से कच्चा माल जैसे कपास बाहर जाता था और ब्रिटेन से वही कपड़ा बनकर वापस भारत में बिकने आता था। मतलब उस जमाने में देशों को जोड़ने वाली मेन कड़ी थी विदेशी व्यापार। तो फिर ये सब बदला कैसे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि उत्पादन का पूरा तरीका ही बदल गया? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने आकर सारा खेल ही पलट दिया। इस बड़े बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जिसने दुनिया को एक ग्लोबल फैक्ट्री में बदल दिया, और वो ताकत है बहुराष्ट्रीय निगम, जिन्हें हम MNCs के नाम से जानते हैं। अब ये MNC होता क्या है? देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपना सामान बनाती हैं या बनवाती हैं या फिर कंट्रोल करती हैं। आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन के असली इंजन यही MNCs हैं। अरे, इनके नाम तो हम सबने सुने है ना? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नाइकी, सैमसंग, ये सब MNCs तो हैं। इनके ऑफिसेज और फैक्ट्रियां आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए कि MNCs क्या हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ये कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? मतलब क्यों कोई कंपनी अपना काम पूरी दुनिया में फैलाती है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। सोचिए, कोई कंपनी अपने देश में आराम से काम करने के बजाय क्यों दुनिया भर में फैक्ट्रियां लगाती फिरती है? चीन, वियतनाम, भारत, इन जगहों पर क्यों जाती है? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी काम करती है। असल में ये कंपनियां दुनिया में ऐसी जगह ढूंढती हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। ये देखती हैं कि कहां पर काम करने वाले लोग सस्ते मिलेंगे, कच्चा माल कहां पास और सस्ता है, कहां पढ़े लिखे इंजीनियर्स और मैनेजर्स हैं, कहां एक बड़ा बाजार है, और हां, सबसे जरूरी, किस देश की सरकार की नीतियां उनके हक में हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक सीधा सा नियम, एक अलिखित नियम जो कहता है लागत कम से कम और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। बस यही एक मंत्र है जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरी दुनिया में दौड़ाता है। तो चलिए उस स्मार्टफोन से शुरू करते हैं जो शायद अभी किसी के हाथ में होगा। जरा सोचिए, ये असल में बना कहाँ है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा चीन में या शायद वियतनाम में। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है? असल में जवाब एक पहेली जैसा है। देखिए, एक हाईटेक प्रोडक्ट का जो दिमाग होता है, यानी उसका डिजाइन, वो तैयार होता है अमेरिका में। फिर उसके जो जरूरी हिस्से हैं वो बनते हैं चीन में। इसके बाद इन सब को जोड़ा जाता है मेक्सिको जैसे किसी देश में। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कस्टमर केयर के लिए मदद मिलती है भारत से।
तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो कोई एक चीज नहीं बल्कि एक ग्लोबल पजल है, एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में बिखरे हुए हैं लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बिखरी हुई पहेली के टुकड़ों को जोड़ता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की, जिन्हें हम एमएनसीज भी कहते हैं। यही इस पूरी ग्लोबल असेंबली लाइन की मास्टरमाइंड है। अच्छा, तो ये एमएनसीज किसी नए देश में जाकर काम करती कैसे हैं? इनके पास ना मोटे तौर पे 4 रास्ते होते हैं। या तो वो वहाँ की लोकल कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्शन करती हैं, या उनसे सीधे सामान खरीदती हैं, कभी कभी तो छोटी कंपनियों को पूरा का पूरा खरीद ही लेती हैं, या फिर उन्हें अपने ब्रांड के लिए सामान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। चलिए एक असली कहानी से समझते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी एमएनसी है कारगिल फूड्स। भारत के खाने के तेल के बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए उसने यहाँ की एक छोटी लेकिन कामयाब कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खरीदकर बाजार पर कब्जा कर लेती है। और एक और मजेदार उदाहरण देखिए। लुधियाना में छोटे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के लिए फुटबॉल सिलते हैं। यह है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक बेहतरीन केस। मतलब काम तो हो रहा है लुधियाना में, लेकिन ब्रांड है एकदम ग्लोबल। तो इन सब तरीकों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि इस पूरी प्रोडक्शन चेन पर एमएनसीज का जबरदस्त कंट्रोल होता है। मतलब कीमत से लेकर क्वालिटी, डिलीवरी और यहां तक कि मजदूरों के काम करने के हालात, सब कुछ काफी हद तक एमएनसीज ही तय करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक कंपनी में इतनी ताकत आती कहां से है कि वो दूसरे देश में जाकर ये सब कर सके? इसका जवाब एक शब्द में है, विदेशी निवेश। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये विदेशी निवेश आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में जब कोई एमएनसी किसी दूसरे देश में जमीन, बिल्डिंग या मशीनें खरीदने के लिए पैसा लगाती है तो उसी को विदेशी निवेश कहते हैं। और इसका मकसद एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया, पैसा भी लग गया, अब आगे क्या? अब उस प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाना है। और यहीं से व्यापार, चॉइस और कंपटीशन का खेल शुरू होता है। विदेशी व्यापार का मतलब है दुनिया के सारे बाजारों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल देना। इससे बनाने वालों को अपने देश से बाहर भी कस्टमर मिलते हैं और हम जैसे खरीदने वालों को दुनिया भर के प्रोडक्ट्स में से चुनने का मौका। लेकिन इसका एक और नतीजा होता है, ग्लोबल कंपटीशन। मतलब अब हर कोई हर किसी से मुकाबला कर रहा है। इस बात को समझने के लिए भारत में चीनी खिलौनों की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। देखिए, ग्राहकों के लिए तो फायदे साफ थे, कम दाम, ज्यादा चॉइस, नए नए डिजाइन। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। भारत के खिलौना बनाने वालों को जबरदस्त कंपटीशन और अपने धंधे में भारी नुकसान का सामना करना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? यही कि प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, ये सब मिलकर दुनिया भर के बाजारों को एक अदृश्य धागे से आपस में बुन देते हैं। देश भले ही अलग अलग हों, पर बाजार अब एक हो चुका है। अच्छा, इससे पहले कि हम गहरी और बड़ी बड़ी बातों में उतरें, एक बहुत ही आसान सा सवाल लेते हैं। सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है और जो हमारी फेवरेट जीन्स हैं, उन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द है, ग्लोबलाइजेशन। जी हां, यही वो ताकत है जो दुनिया के अलग अलग कोनों से चीजों को हम तक पहुंचाती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या चीज? आइए सबसे पहले इसकी एक सीधी सरल परिभाषा को समझते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब है अलग अलग देशों का आपस में तेजी से जुड़ना। और ये जुड़ाव होता है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के जरिए। आसान भाषा में कहें तो जब दुनिया के सारे बाजार और कंपनियां एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े ग्लोबल गांव की तरह काम करने लगते हैं, बस वही ग्लोबलाइजेशन है। असल में ग्लोबलाइजेशन 3 मुख्य पिलर्स पर खड़ा है। पहला, विदेशी व्यापार का बढ़ना, दूसरा, विदेशी निवेश का बढ़ना और तीसरा, प्रोडक्शन और बाजारों का आपस में मिल जाना। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती है ना, तो ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि यह सब हुआ कैसे? मतलब दुनिया हमेशा से तो इतनी कनेक्टेड नहीं थी, है ना? तो वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को इतनी जबरदस्त रफ्तार दी? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें काम करती हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में आई क्रांति, दूसरा सरकारों की पॉलिसी में आए बड़े बदलाव और तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसी संस्थाओं का बनना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों ने मिलकर दुनिया को कैसे बदला। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए। 60 के दशक में बड़े बड़े कंटेनर जहाज़ों ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत सस्ता और तेज कर दिया।
फिर 90 के दशक में आया इंटरनेट, जिसने तो मानो पूरी दुनिया को एक क्लिक पर जोड़ दिया। और फिर 2000 के बाद आईटी क्रांति ने सर्विसेज को भी ग्लोबल बना दी। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो था भारत की अपनी नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, 1991 से पहले भारत बाहर से आने वाले सामान पर काफ़ी भारी टैक्स लगाता था। कई रुकावटें थीं। ऐसा इसलिए ताकि देश के अपने उद्योगों को बचाया जा सके। लेकिन 1991 के बाद सरकार ने ये रुकावटें हटानी शुरू कर दी। इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत आना आसान हो गया। मकसद था कि भारतीय कंपनियां भी दुनिया से मुकाबला करना सीखें। और फिर आता है तीसरा बड़ा प्लेयर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। कहने को तो इसका मकसद था पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, लेकिन असलियत जरा अलग निकली। विकासशील देशों पर तो अपने बाजार खोलने के लिए खूब दबाव डाला गया, पर अमीर देश आज भी अपने किसानों और कंपनियों को सब्सिडी देते हैं। जाहिर है, इससे एक अनफेयर कंपटीशन पैदा होता है। तो ठीक है, इन सब वजहों से ग्लोबलाइजेशन आ तो गया, पर सबसे बड़ा सवाल, इसका हमारे देश भारत पर असर कैसा रहा? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये कैसे कुछ लोगों के लिए वरदान बना तो कुछ के लिए अभिशाप। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का असर भारत पर मिला जुला रहा। कहानियां थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ जहां ग्राहकों और बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका जबरदस्त फायदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों, उत्पादकों और मजदूरों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इसका सीधा सीधा फायदा मिला। इसमें सबसे पहले आते हैं हम जैसे शहरी ग्राहक, जिन्हें अब बेहतर क्वालिटी की चीजें कम दाम पर मिलने लगीं। चॉइस भी तो कितनी बढ़ गई। साथ ही टाटा मोटर्स और इन्फोसिस जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरी। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। ग्लोबलाइजेशन ने कई छोटे उत्पादकों की कमर ही तोड़ दी। इस बात को समझने के लिए चलिए रवि की कहानी देखते हैं, जो एक छोटा कैपेसिटर बनाने वाला था। रवि का दर्द कुछ ऐसा था, मेरा कैपेसिटर का बिजनेस बंद हो गया, मेरे सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। चीन से जो इतना सस्ता माल आता था ना, उसके सामने टिकना नामुमकिन था। सोचिए, रवि जैसे लाखों छोटे बिजनेस वालों पर क्या बीती होगी। छोटे प्रोड्यूसर्स के बाद अब बारी आती है मजदूरों की, जिनके लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो गए। सुशीला की कहानी, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, मजदूरों की इसी हालत को दिखाती है। सुशीला के शब्दों में कहें तो मेरी नौकरी अब पक्की नहीं रही। काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं और तनख्वाह बहुत कम। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने नौकरियां तो पैदा की, पर उनमें से ज्यादातर कच्ची थीं, जहां मजदूरों के अधिकारों की कोई परवाह नहीं थी। तो ये जो रवि और सुशीला की कहानियां हैं ना, ये बस दो लोगों की बात नहीं है। ये एक बड़ी और कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं, और वो सच्चाई है बढ़ती हुई असमानता की। और देखिए, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। एनसीईआरटी की किताब भी इसी नतीजे पर पहुंचती है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक समान नहीं रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके फायदे कुछ लोगों की जेब में गए और इसका नुकसान बहुत से लोगों को उठाना पड़ा। और ये जो फर्क है, ये साफ साफ दिखता है। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास अच्छी शिक्षा थी, स्किल था, पैसा था, उन्हें तो मानो पंख लग गए। और दूसरी तरफ थे कम स्किल वाले मजदूर और छोटे मोटे कारोबारी, जो इस रेस में बहुत पीछे छूट गए। नतीजा, अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्लोबलाइजेशन को ही खत्म कर देना चाहिए? नहीं, शायद जवाब इतना सीधा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ें जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए बराबर और निष्पक्ष हो। और एक फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी एक निष्पक्ष वैश्वीकरण को हकीकत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार की ही होती है। सरकार मजदूरों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, छोटे उत्पादकों को सपोर्ट कर सकती है और WTO जैसी संस्थाओं में सबके लिए बराबर नियमों की बात कर सकती है। तो निष्पक्ष ग्लोबलाइजेशन का असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसे मौके जो सबके लिए हों और जिसके फायदे भी सब में बराबर बराबर बंटे। हाँ, ये एक आदर्श स्थिति है, पर इसे पाने की कोशिश करना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। और आखिर में पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो यही है कि एक निष्पक्ष ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है ताकि इसके फायदे हर किसी तक पहुंचें। तो चलिए आज की इस बातचीत को हम यहीं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक निष्पक्ष ग्लोबलाइजेशन को हकीकत बनाने में एक समाज और एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।